नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वन पर। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रपति का टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें कवर करेंगे, और लास्ट में हम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में है, राष्ट्रपति का वर्णन भी भाग 5 में ही है और उपराष्ट्रपति का वर्णन भी भाग 5 में ही है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन है। तो हम एक एक करके सभी अनुच्छेद को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसमें बस उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का यही राज्यसभा का सभापति होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसे अपने उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि जो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा उसके लिए उसे वेतन दिया जाएगा। याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो संसद क्या है, मैंने आपको बताया था कि संसद एक बिल्डिंग है। जैसे ये संसद है, इसमें एक है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होती है लाइब्रेरी। और तो जो संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में होते हैं लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में होते हैं राज्यसभा सभापति। तो जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को राज्यसभा में सभापति कहा जाता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ये तो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, यानी कि जो लोकसभा का सदस्य होता है उसी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, तो ये कहाँ से चुनकर आए हैं, कोटा से चुन के आए हैं। तो ये पहले लोकसभा के सदस्य थे, उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया। पर जो राज्यसभा के सभापति होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के ही सदस्य नहीं होते। ना तो ये राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं और ना ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी कि जो राज्यसभा का सभापति होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। तो अनुच्छेद 64 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 65। तो अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे किसी कारण से या उनका पद खाली होगा तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे जब तक नया राष्ट्रपति चुन ना लिया जाए। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और दूसरा कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की ही होगी। यानी कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो 6 महीने के अंदर उसे भरना होगा, मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। और 6 महीने तक उपराष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, यानी कि राष्ट्रपति का पद वो संभालेंगे। और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा। और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा और उस पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उस समय जो उनकी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति की जो शक्तियां मिली थी वही शक्तियां होंगी। और उनको जो वेतन मिलेगा वो भी राष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा और जो अधिकार होंगे वो भी राष्ट्रपति वाले ही अधिकार होंगे। समझ गए? मतलब जो भी जब वो राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे तो जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां थी, उनका वेतन था, अधिकार था, वो सभी उपराष्ट्रपति का अधिकार हो जाएगा। अब क्योंकि अब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे ना, अब वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन। यानी कि उपराष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या है
और उनका निर्वाचन यानी कि चुनाव कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं योग्यता। तो सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी योग्यता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। और चौथी योग्यता है कि निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी ना हो। और पांचवी योग्यता होनी चाहिए कि 15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी। ये 5 योग्यताएं होनी चाहिए। और ये 5 योग्यताएं तो भारत में कितने लोगों के पास होगी। पर उसी के साथ साथ जैसे कि राष्ट्रपति की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कंडीशन जोड़ दी गई थी, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी कंडीशन जोड़ दी गई है ताकि बहुत ज्यादा लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए ना आ सकें। क्योंकि अगर हम इन 5 योग्यताओं की बात करें तो बहुत से लोगों में, भारत के लोगों में ये 5 योग्यताएं होगी, पर जो ये कंडीशन जोड़ी गई है ये सभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने राष्ट्रपति की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसमें भी मैंने बताया था। और इस वीडियो में मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कंपेयर करके चलूंगा ताकि आपको याद रहे। तो उसमें मैंने बताया था कि साथ साथ क्या जोड़ा गया था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और उपराष्ट्रपति में क्या कहा गया है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक क्या है ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो प्रस्तावक का मतलब तो ये है कि जो संसद के सदस्य हैं यानी कि सांसद हैं, उसमें से 20 सदस्य आपका प्रस्ताव लेकर जाएं और हाँ कहें कि इस व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आपके प्रस्तावक हों। और उसके साथ साथ 20 अनुमोदक होने चाहिए, मतलब कि वो अनुमोदन करें, कि हस्ताक्षर करें, लिखित हस्ताक्षर करके दें कि हाँ हम इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो जो प्रस्तावक और अनुमोदक ये अलग अलग होने चाहिए, मतलब कि 40 सदस्यों तक आपकी पहुंच होना चाहिए। पहले तो 20 प्रस्ताव लेकर जाएं और 20 अनुमोदन करें। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया हो। तो अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है ये मैंने राष्ट्रपति की वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो मैंने उसमें बताया था, आप वहां से देख लेना। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कौन कौन भाग लेता था। तो संसद तो भाग लेती थी और साथ ही साथ राज्यों की विधानसभा भी भाग लेती थी। पर उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल संसद ही भाग लेगी, राज्यों की विधानसभा भाग नहीं लेगी। तो संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि मैंने लिखा है लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, तो सभी सदस्य मैंने लिखे हैं। पर जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वहां पर सभी सदस्य नहीं थे, वहां पर क्या था, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, वहां पर सभी सदस्य नहीं थे। पर यहाँ पर है, यहीं पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैं आपको बारीकी से सभी बातें बता रहा हूँ। ये गौर करने वाली बातें हैं, यहीं पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अभी आगे हम देखेंगे कि वहां पर लिखा होता है लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें फर्क क्या है, निर्वाचित मतलब कि जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है वो निर्वाचित, यानी कि जो चुनाव के द्वारा है। तो कुछ सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अपने हिसाब से। तो पहले की लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, यानी कि 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे। और राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पर जो ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, अब संविधान में एक नया संशोधन आया है 104 के अंतर्गत इन 2 एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत नहीं करेंगे राष्ट्रपति। पर जो ये 12 सदस्य हैं इन्हें तो अभी भी राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा, ये अभी भी मनोनीत किए जाएंगे। तो जो ये 12 सदस्य हैं ये भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, पर राष्ट्रपति के चुनाव के समय ये भाग नहीं लेते थे। क्यों भाग नहीं लेते थे? क्योंकि इनको राष्ट्रपति ने चुना है और राष्ट्रपति ने इनको चुना है। अब जब अगली बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा तो हो सकता है ये पक्षपात करें, इनको राष्ट्रपति ने चुना है तो ये राष्ट्रपति को भी चुन लें। इसीलिए संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिनको राष्ट्रपति ने चुना है वो राष्ट्रपति को नहीं चुनेंगे, पर ये उपराष्ट्रपति को चुन सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बारी। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा
और इसे अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। याद रखिएगा कितने वर्ष का कार्यकाल होगा, 5 वर्ष का। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो उसे महाभियोग कहते हैं, मतलब कि संविधान में लिखा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग शब्द नहीं प्रयोग हुआ, वहां पर लिखा गया है संसदीय कार्यवाही। तो महाअभियोग शब्द उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो पहला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में ही क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है। और याद रखिएगा जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो राष्ट्रपति में जब महाभियोग की प्रक्रिया हुई थी तब हमने कहा था कि जो राष्ट्रपति है उसे हटाने के लिए प्रस्ताव कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, मतलब कि पहले या तो लोकसभा में पेश कर सकते हैं या राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी पहले पेश किया जा सकता है। पर याद रखिए जब भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश करना है, लोकसभा में नहीं। सबसे पहले कहाँ, राज्यसभा में। ये अंतर है दोनों में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्ताव तो राज्यसभा में पेश किया जाएगा और साथ ही साथ राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये नहीं कि किसी एक सांसद का मन आया कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, नहीं। कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने जरूरी हैं, तभी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए आगे प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि चलिए प्रस्ताव तो पेश हो गया। उसके बाद है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना आवश्यक है, यानी कि एक लिखित नोटिस देना आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति को कि उसके पद से उसे हटाया जा रहा है, उसे बताना जरूरी है। तो राष्ट्रपति में भी ऐसे हुआ था कि 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति में भी 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं कि राज्यसभा अगर अपने तात्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा इसमें कहा गया है कि राज्यसभा अगर अपने तात्कालिक सदस्य संख्या यानी कि जो वर्तमान सदस्य हैं, अगर राज्यसभा में कुछ पद रिक्त हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। जो तत्कालिक सदस्य हैं अगर वो सिंपल मेजोरिटी से ही प्रस्ताव को पारित कर दें और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो, सहमति का मतलब कि लोकसभा में भी जो उपस्थित सदस्य हैं वो भी सिंपल मेजोरिटी से यानी कि बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दें तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति वाला केस था उसमें इतना आसान नहीं था। अगर राष्ट्रपति में हम देखें तो मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है तो वहां पर 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत होना चाहिए, मतलब कि 2/3 सदस्य इसके पक्ष में हो तो उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में भी 2/3 सदस्यों द्वारा ये पारित हो तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। पर उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाना आसान है, इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, बस बहुमत हो जाए तो उसको हटा दिया जाएगा। पर राष्ट्रपति के केस में याद रखिएगा 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो ये इसमें अंतर है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला अनुच्छेद 68। तो अनुच्छेद 68 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराए जाएं। यथाशीघ्र मतलब एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। राष्ट्रपति के केस में क्या था कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने जरूरी हैं। पर उपराष्ट्रपति के केस में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई, बस ऐसा लिखा गया है कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके चुनाव करा लिए जाए। तो अनुच्छेद 68 के बाद है अनुच्छेद 69। इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति पद की शपथ। तो उपराष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को पद की शपथ। और अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र वो किसको देता है? तो त्याग पत्र भी वो अपने राष्ट्रपति को ही देता है। तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है और अगर शपथ दिलानी हो तो वो भी उसे राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है। तो याद रखिएगा इन दोनों को 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। एक कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो 5 साल का। तो 10 सालों के लिए ये 2 उपराष्ट्रपति बने थे, एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हामिद अंसारी, ये दोनों याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट है कि कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु
उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो जब उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल चल ही रहा था तो उसी दौरान कृष्णकांत जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये इकलौते ऐसे उपराष्ट्रपति थे। तो दोनों तथ्य आप याद रखिएगा। तो अब इसके बाद हम टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने थ्योरी तो पढ़ ली, क्या अब हम क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है। तो अब आप बताइए किस भाग में उल्लेखित है उपराष्ट्रपति का पद। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, भाग 5 में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो अभी हमने देखा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो अब आप बताइए कि किस अनुच्छेद में किया गया है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। तो ये है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए कि अगर किसी नागरिक को भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसे देगा। तो वो भारत के राष्ट्रपति को देगा। यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें कौन कौन भाग लेता है। जनता भाग लेती है, राष्ट्रपति भाग लेते हैं, मंत्रिमंडल या संसद। तो इसमें संसद भाग लेती है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कि संसद भाग लेती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो सबसे पहले किस सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर यही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन फिर सही होता है ऑप्शन ए। अगर राष्ट्रपति को हटाना होता तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, पर यही अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है या संसद का सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है। कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कितने महीने तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है। तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में केवल 6 महीने तक ही काम करता है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता। तो कौन ऐसा है जो उसका सदस्य नहीं है फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद। तो राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता तो करता है पर वो उसका सदस्य नहीं होता। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति उनकी पद की शपथ दिलाता है। अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र भी देना है तो राष्ट्रपति को ही देंगे और उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो आखिरी क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप कई बार देख रहे हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये घुमा फिरा के पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो ये ऑप्शन देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य।
पर जो निर्वाचित प्लस मनोनीत यानी कि टोटल जो सदस्य हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।